नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र चुनाव की जब कैंपेनिंग शुरू हुई तो बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया कि आपके पास दो रास्ते हैं, औरंगजेब की विचारधारा को चुनना है या फिर शिवाजी की विचारधारा को चुनना है। महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया उसने बता दिया कि हम शिवाजी की विचारधारा के साथ हैं। तमाम ऐसे कट्टरपंथी जिन्होंने खूब प्रचार किया, तमाम साधु संतों के लिए अपशब्द कहे, योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द कहे, उन सब का हश्र क्या हुआ? कोई चौथे पर रहा, कोई पांचवें पर रहा, और किसी की हालत तो इतनी खराब हो गई कि वो इंडिपेंडेंट से भी नीचे चला गया। उसके बाद अब यह समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के कारण क्या रहे, क्योंकि बेहद अहम हो जाता है किसी भी जीत का कारण समझने की। वो चाहे चुनाव का हो या क्रिकेट का मैदान हो, हर जगह जीत का कारण कुछ ना कुछ होता है। ऐसे में कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा और हमारे सहयोगी भी कुछ कारण आपको बताएंगे, अभिषेक पुंडीर भी जुड़ेंगे कि क्या कारण रहे महाराष्ट्र में बीजेपी के जीत के। तो सबसे पहला कारण जो मैंने जिक्र किया कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब को लेकर बयान देने शुरू किए और उन्होंने कहा कि तेरी कब्र पर कुत्ता भी, आगे आप समझ सकते हैं उस बयान में जो चीजें विवादित थी, वो बयान दिया। उसका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि शिवाजी के मानने वाले औरंगजेब को सबसे बड़ा गुंडा मानते हैं। और फिर बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने पूरी तरीके से वहां के सनातनियों को एक कर दिया। दूसरा ये अहम कारण हो गया महाराष्ट्र में भगवा लहराने के लिए। तीसरा कारण अक्षय शिंदे का एनकाउंटर। याद होगा दो लड़कियों के साथ स्कूल में किस तरीके से बदतमीजी की गई थी और उसके बाद एनकाउंटर किया गया अक्षय शिंदे का, और फिर पोस्टर लग गए, बदलापुर का बदला पूरा हुआ। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगी थी और उनके हाथ में गन थी। विवाद हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के उस एक पोस्टर ने कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति ये भावना पहुंचा दी कि हम इस राज्य में सुरक्षित हैं। बहन बेटियों माओं को ये पूरी तरीके से समझ आ गया कि अगर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस हैं तो हम सुरक्षित हैं। ये तीसरा कारण रहा। अब कुछ और कारण समझते हैं अभिषेक पुंडीर से कि महाराष्ट्र के और क्या कारण रहे जिसकी वजह से वहां पर भगवा लहराया, जिसकी वजह से वहां पर इतनी प्रचंड जीत बीजेपी की और उनके सहयोगियों की हुई है। अभिषेक, मैंने बता दिया कि औरंगजेब को जिस तरीके से लेकर उद्धव ठाकरे ने टारगेट करना शुरू किया, बताया कि शिवाजी की विचारधारा चुनना औरंगजेब का आपके हाथ में है। दूसरा अक्षय शिंदे का एनकाउंटर, तीसरा बटेंगे तो कटेंगे। अब आपको और क्या कारण लगते हैं जिसकी वजह से वहां पर एनडीए महायुति गठबंधन ने इतनी प्रचंड, इतिहास की सबसे प्रचंड जीत हासिल की? चौथा कारण मैं बताऊंगा आरएसएस का जो माइक्रो मैनेजमेंट था, जिस तरीके से वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। हरियाणा एक छोटा सा राज्य था जहां उन्होंने 12,000 सभाएं की। यहाँ तो अभी आंकड़ा आएगा, अभी रिवील नहीं हुआ है आंकड़ा कितना, 20,000 सभाएं की हैं या 22,000 सभाएं की हैं, 25,000 सभाएं की। आज नड्डा जी जरूर इस बात को याद कर रहे होंगे कि जो बयान हमने दिया था, अगर वो बयान हम नहीं देते तो शायद हो सकता था कि 272 का जो जादुई आंकड़ा था वो हम छू जाते 2024 के लोकसभा चुनाव में। जिस तरीके से अपने इतिहास रचा हरियाणा में, इतना मैंडेट आपको कभी नहीं मिला जितना मैंडेट आपको अब मिला। इतना मैंडेट आपको 2019 में नहीं मिला जब मोदी लहर थी। 105 सीटों पर आप सिमट गए थे महाराष्ट्र में, लेकिन इस बार आप 133 सीटों पर फिलहाल हैं और अभी 1-2 सीटों और भी बढ़ सकती है। बटेंगे तो कटेंगे का आपने जिक्र किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जिक्र शायद आपने नहीं किया। उनके एक नारे का जिक्र किया कि बटेंगे तो कटेंगे ने के पीछे का आधार क्या था। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे झारखंड में नहीं चला, हरियाणा में चला, महाराष्ट्र में चला, क्योंकि वहां आधार तैयार था। हरियाणा में आप नू और मेवात की धरती को देख लीजिए, किस तरीके से शोभा यात्राओं पर, जुलूस पर हिंदुओं के किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, गोली तक चलाई गई। वहां लोगों को मंदिर में छिपकर अपनी जान तक बचानी पड़ी। तो वो आधार तैयार था, उस आतंक को झेल चुका था हरियाणा। ठीक वैसा ही आतंक को झेल चुका था महाराष्ट्र भी। एक मौलाना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने तकरीर में कुछ कहा था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी मुंबई में सलमान करके कुछ नाम, हाँ, सलमान अजहरी करके। इस तरह की 15 मिनट वाले बयान आपने देखे होंगे। आबू आजमी या फिर कहना कि अगर अभी तो 2 विधायक हैं, 8 विधायक अगर हो जाएंगे तो इम्तियाज जलील एमआईएम के, और ऐसे तो वारिस पठान अजाज क्या नाम था, लेकर चले गए थे। तो वो आधार तैयार था। वो आप कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म होता है तो उस पर जब चोट लगती है तो उसका आधार, एक आप लगा लीजिए जो योजना चलाई, सीधा डायरेक्ट महिलाओं के खाते में पैसा डालना। इतना ही नहीं
किसानों को जिस तरीके से मोदी सरकार 6,000 रुपए देती है, ठीक वैसे ही शिंदे सरकार ने भी देने की शुरुआत की, 6,000 वो भी देते हैं, तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के किसान को 12,000 रुपए दिया जाता है। वहां की जो फसलें थी उनका दाम बढ़ाने की बात हो, एक नाथ शिंदे ने वो तुरंत दाम बढ़ाने की बात की। और बहुत इंपॉर्टेंट कारण पालघर के बाद, जिस तरीके से पालघर का बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हम भी चर्चा कर रहे थे सुबह से कि एक श्राप लगा पालघर का, लेकिन पालघर के बाद जिस तरीके से वो विचारधारा को उद्धव ठाकरे ने तो बदल दिया पूरी तरीके से, वो उस लीक से हट गए, लेकिन एकनाथ शिंदे ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया, गौरक्षा का वचन दिया, भावनाएं जुड़ी। देखिए हिंदुस्तान में चुनाव धर्म पर या जाति पर ही होता है, बिल्कुल धर्म पर हुआ और जाति पर हुआ, लेकिन भावनाओं के साथ जिस तरीके से महायुति ने जुड़ने का काम किया, वो फैक्टर अजीत पवार को सबसे कमजोर कड़ी में रख रहा है। आखिरी पॉइंट, अजीत पवार को इस गठबंधन का सबसे आखिरी पॉइंट बताया जा रहा था कि जो वोट बैंक है, क्योंकि आपका एनसीपी अध्यक्ष जो थे शरद पवार, वो एक मजबूत लीडर हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति करते आए हैं, और जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ जाएगा शरद पवार के साथ। लेकिन शरद पवार के साथ वोट गया नहीं गया, लेकिन अजीत पवार के पास वोट आया, एकनाथ शिंदे का वोट, मतलब शिवसेना का और बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ। तभी 40 तक पहुंचे। आघाड़ी में क्या था कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा, तो ऐसे में क्या हुआ, टांग खींचनी शुरू कर दी एक दूसरे की आपस में, वो भी एक फायदा मिला बीजेपी को। तो एक जीत का कारण बीजेपी का नहीं है, तकरीबन तमाम कारण है, लगभग 1 दर्जन कारण बीजेपी के इस मैंडेट के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम कारण रहे, जैसे आखिर में एक और कारण मैं जोड़ते जा रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से या महायुति की तरफ से ये नहीं बताया गया कि सीएम कौन होगा, बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा, और कोई खींचतान नहीं थी जब तक चुनाव हुए, कहीं से बयान नहीं आया कि मैं सीएम होऊंगा या कोई और होगा। चुनाव के बाद भले 1-2 बयान आए। तो फिलहाल ये कुछ कारण रहे बीजेपी के महाराष्ट्र में जीतने, भगवा लहराने और कमल खिलने के। फिलहाल आपको क्या लगते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है, महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है, मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी, हमारा एक भी नहीं गिरेगा? ये कौन सा भरोसा है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं, तो आगे की क्या भूमिका रहेगी? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू।